हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कहें जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कई तरह का होता है। जैसे आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये सारे आपके टाइप्स होते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और इसका एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशन क्या है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे डाउट्स के साथ जो भी आपके डाउट्स हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो आज आपका इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो गया जाए, ठीक है। तो जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यूपी पॉलिटेक्निक के, उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है IMD। उनमें आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें आपका है एक टॉपिक है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को आपके एग्जाम में बनाना जरूरी है। अगर बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं एग्जाम में तो इस डायग्राम को आप जरूर बनाइएगा। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका जो डायग्राम आप बनाएंगे ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे आपको कौन कौन से चीज देखने को मिलेगा, सेल्स मैनेजर आपको मिलेंगे, फिर आपको प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट मिलेंगे, फिर आपको अकाउंटेंट मिलेंगे, ठीक है। ये तीन आपको मिलेंगे किसके नीचे, जनरल मैनेजर के नीचे। अब हम लोग को देखने हैं कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसके नीचे क्या होगा, आपका ऑफिस स्टाफ होंगे, ठीक है। जो अकाउंटेंट होगा उसके नीचे क्या होंगे, ऑफिस स्टाफ होंगे। और यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट में, तो इसमें आपके क्या होंगे, फोरमैन होंगे, ठीक है। फोरमैन 1, फोरमैन 2, फोरमैन 3 और उस फोरमैन के नीचे आपके कई सारे वर्कर्स होंगे, ठीक है। सारे जो फोरमैन है या फिर लाइन लीडर है, कह सकते हैं लाइन लीडर, तो उनके नीचे कई सारे आपके वर्कर्स होते हैं। तो अगर आपका आ जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए एग्जाम में, तो आप इस फिगर को आप जरूर बनाएंगे, इस डायग्राम को आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायग्राम लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम लोग बात करें इसमें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स मैनेजर, फिर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन, फिर आपको देखने को मिलेगा अकाउंटेंट, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम लोग टाइप की बात करें लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, तो दो तरह का होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट होता है आपका डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड होता है आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो फिगर फर्स्ट आपका बनाया गया है ये है आपका क्या, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सिंपल आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रोफेसर RC डरविश के अनुसार लाइन ऑर्गेनाइजेशन अधिकारियों और संलग्न कर्मचारियों के बीच का वह क्रम व्यवस्था है जो किसी संस्था या प्रतिष्ठान के सर्वोच्च अधिकारी से प्राइमरी वर्कर के तक विस्तृत होती है, ठीक है। तब आपका जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, आपका एक क्रम है, एक व्यवस्था है, जिससे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपकी संस्था है, उसमें जो भी हाईएस्ट जो आपके हायर जो पद पे है, ठीक है, उनसे लेके जो लोअर पद पे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, इनके बीच का एक क्या है, क्रम है, इनके बीच का एक व्यवस्था है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद एक और है प्रोफेसर रिमॉन्ड मिलर। इनके अनुसार क्या कहा गया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके अनुसार डिफाइन किया गया है, कहा गया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन वह होता है जिसमें अनुबंध की उन शर्तों के अधीन जो कि वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बाध्य करती है, एक अधिकारी को अपने सबऑर्डिनेट्स पर पूर्ण सत्ता प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो प्रोफेसर रिमॉन्ड मिलर है उनके अनुसार कहा गया है कि जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पद पे हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन पे उनका पूरा अधिकार होता है, उनसे चाहे जो काम करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने डिफाइन किया था। अगला डिफिनेशन क्या है दे सकते हैं, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है यह सबसे सफल व पुराना ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप है। इसे क्रम संगठन, विभागीय संगठन,
लंबवत संगठन, सैनिक संगठन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कई नाम से जानते हैं, जैसे आपका हो गया विभागीय संगठन, फिर आपका हो गया लंबवत संगठन, फिर आपका सैनिक संगठन। ये सारी जो आपकी चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे सफल और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे सफल और सबसे पुराना जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद अगला आप लिख सकते हैं, चित्र 1 में प्रदर्शित डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कार्यों का विभाजन विभाग डिपार्टमेंटल के आधार पर किया जाता है। इसके कार्यों को कई स्वतंत्र विभागों में बांट देते हैं और प्रत्येक विभाग का एक उत्तरदायी ऑफिसर के अधीन कार्य करता है, जिसे विभागीय अधीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने डायग्राम आपको दिखाया है उसमें आपको देखने को मिलेगा सेल्स मैनेजर, पहले आपका जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर के बाद आपका सेल्स मैनेजर होगा, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट होगा, अकाउंटेंट होगा। इस तरह से अलग अलग जो काम है अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, उनके नीचे कई सारे वर्कर्स अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, आप जो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, सभी विभागीय अधीक्षक उत्पादन प्रबंध प्रोडक्शन मैनेजर के अधीन रहते हैं। इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल लीनियर होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल होता है क्या होता है, लीनियर होता है। इसके बाद इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में कार्यों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है सेल्स, सेकंड है आपका प्रोडक्शन, थर्ड है आपका अकाउंटेंट। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इन तीनों का अपना अपना अलग अलग विभाग होता है। प्रत्येक विभाग पर विभाग में बांटकर कार्य व उत्तरदायित्व का वितरण कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी आपका सेल्स है या फिर प्रोडक्शन है, फिर आपका जो अकाउंट्स है, ये सारे आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग जो सब विभाग होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो सब विभाग होते हैं उनमें अलग अलग लोगों को जो कार्य होता है या फिर जो उत्तरदायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रत्येक विभाग के अलग अलग विभागाध्यक्ष होते हैं जो अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। अगर इस तरह से देखें कि जैसे आपके कॉलेज में होंगे एक प्रिंसिपल होंगे, उसके नीचे अलग अलग जो आपके ब्रांच होंगे उसके नीचे अलग अलग एचओडी होंगे, ठीक है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एचओडी होंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो आपका कार्य है, जो अलग अलग जो कार्य दिए गए हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो बोझ है सिर्फ एक व्यक्ति पे ना आए, अलग अलग लोग इस पे अपना मिलजुल कर काम कर सके, ठीक है। इस कारण से जो होते हैं बनाया जाता है, ठीक है। एचओडी के नीचे भी कई सारे छोटे छोटे होते हैं लोग होते हैं, जो छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे लाइन लीडर हुआ, अगर कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप लिख सकते हैं, उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्यों जैसे सिलेक्शन ऑफ वर्कर, पर्पज ऑफ रॉ मटेरियल, बिक्री etc का निर्धारण स्वयं करें। तो अलग अलग जो विभाग है, जो अलग अलग आपका प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन विभाग है या फिर अकाउंटेंट विभाग है या फिर जो सेल्स विभाग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक सह विभाग में एक फोरमैन होता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है और तैयार माल के क्वालिटी लेवल को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो फोरमैन कह रहा है उसको हम लोग लाइन लीडर मान सकते हैं, ठीक है। एक सुपरवाइजर होगा, उसके नीचे भी कई सारे लाइन लीडर काम करते हैं। तो अलग अलग लोगों को लाइन लीडर बना दिया जाता है, जिससे क्या है क्वालिटी को अच्छे से कंट्रोल की जा सके, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर की जा सके। ये सारी चीजें आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। चित्र 2 में विशुद्ध रेखा या लंबवत ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 2, ये भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी फिगर अगर आपको याद रहता है, इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल मैनेजर, ठीक है,
GM जिसको बोलते हैं। जनरल मैनेजर के बाद आपके रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद आपका रहेगा सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट के नीचे आपके कई सारे फोरमैन होंगे, फोरमैन के नीचे कई सारे वर्कर होंगे। आप जब भी जाएंगे कई सारी कंपनी में जॉब करने, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेगा। जनरल मैनेजर होगा, प्रोडक्शन जो होगा प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, फिर प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फिर आपका सुपरिटेंडेंट होगा, उसके नीचे कई सारे लाइन लीडर होंगे जिसको फोरमैन बोल सकते हैं, उसके नीचे कई सारे वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो ये फिगर भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, या फिर पहला जो फिगर है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी फिगर आप बना सकते हैं। तो इस फिगर के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं चित्र 2 में विशुद्ध रेखा या लंबवत ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है, जिसमें एक स्तर पर प्रायः एक प्रकार की क्रिया की जाती है। विभाग वर्गों में कार्यों का विभाजन केवल मैनेजमेंट व निरीक्षण की सुविधा के दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को लो लेवल से हाई लेवल तक एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से फ्लो रहता है इसका, जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, फिर आपके नीचे फोरमैन, फोरमैन के नीचे कई सारे वर्कर, ये सारा आपका प्रोसेस होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो गुड डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन इसमें होगा। अर्ली डिसीजन होगा, जो भी आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लिए जाते हैं। फिर आपका आता है संगठन को सरलता से समझा जा सकता है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद अगला जो एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइड किया जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक विभागाध्यक्ष को विभिन्न कार्यों में दक्ष होना आवश्यक होता है। जितने भी काम है अगर उसको विभागाध्यक्ष बनाया गया है लोगों को, ठीक है, तो उस काम में उनको दक्ष होना, उसमें उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी देना, उनका मैक्सिमम एफिशिएंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी उनको इससे लाभ हो पाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, अच्छे कारीगर को उत्थान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जो भी पढ़े लिखे हैं या फिर जो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो उनका आगे बढ़ने का चांस थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग हैं उसी तरह उनका भी काम चलता रहता है, वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है विभागाध्यक्ष अपने प्रतिदिन के कार्यों को इतना व्यस्त रहते हैं। जो भी आपके विभागाध्यक्ष हैं, जो HOD हैं, वो अपने काम में हमेशा व्यस्त ही रहेंगे। ठीक है, उन्हें कार्य का और विस्तार करने या नई योजना बनाने का समय नहीं मिलता है। तो आप लोग अपने कॉलेज में देखे होंगे, जो भी HOD होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए नए नए चीजों को आप लोगों को बताने में थोड़ा उनको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो टीचर्स हैं साथ में साथ पढ़ाते भी हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसमें भी कई सारे आपके सुपरवाइजर HOD होते हैं। ठीक है, उनपे भी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ये भी आपका डिसएडवांटेज है। अगला जो आपका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, क्या है, अधिक कार्य के बोझ से फोरमैन एक ही कार्य करने के आदेशों को 2 बार दे सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ज्यादा काम हो गया, तो जो लाइन लीडर है, फिर जो फोरमैन है, वर्कर को क्या आदेश दे सकता है कि इसी काम को आप दोबारा कीजिए, ठीक है, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, इस तरह से हो सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो हो गया आपका डिसएडवांटेज। अब हम लोग समझते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एप्लीकेशन क्या है। ऑटोमेटिक प्लांट्स में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन है ऐसे उद्योग के लिए अधिक लाभदायक है जिनमें श्रमिक या फिर श्रमिक समस्याएं अधिक न हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा माना जाएगा, जिसमें जो श्रमिक जो समस्या है वो अधिक न हो, तभी आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगा। अगला आपका जो एप्लीकेशन है क्या है, यह संगठन के उद्योगों जैसे चीनी मिल, कागज उद्योग, तेल शोधक कारखाने, कपड़ा मिल आज के लिए प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े उद्योग हैं, यहाँ पर वर्कर समस्या बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के लिए लागू उतना सही नहीं हो पाता है, काम इतना सही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे, अपने तरीके से इसको लिख पाएंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।